ठीक है, आपकी आइस में ज्यादा एनर्जी पर सेकेंड पर एरिया गिरती रहती है ड्यू टू सन, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जो दूसरे स्टार्स हैं, सन भी एक स्टार है, बाकी स्टार्स भी है, रात के टाइम पे जो बाकी स्टार्स होते हैं उनको आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि उनमें से कम एनर्जी आपकी आंखों में पहुंचती है। ऐसा क्यों है? सबकी इंटेंसिटी एक क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्टार्स है उनका डिस्टेंस ज्यादा है, सन का जो डिस्टेंस है वो कम है। मतलब इन केस ऑफ सन ये आर कम है, तो इंटेंसिटी ज्यादा है। जो रात को स्टार्स दिखते हैं, जो आप नाइट टाइम पे स्टार्स देख सकते हो, उनके लिए ये आर ज्यादा है, क्योंकि वो दूर है हमसे। आर ज्यादा है तो आई कम हो गया, ठीक है। तो आई और आर इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं आर स्क्वायर के साथ, कीप इट इन माइंड। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर सपोज ऐसा गिवन है कि लाइट है या फोटॉन्स है, फोटॉन्स आर फॉलिंग ऑन अ सरफेस, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस सरफेस पे। प्रेशर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला पी आई बाय सी। इसका आई थिंक डेरिवेशन नहीं दिया था मैंने। देखो, अगर आपको मगअप करना है ऐसा, हम लोग तो याद रख लेंगे, तो आप याद रख लो पहले। और इफ यू वांट टू सी द डेरिवेशन लेट मी नो, ठीक है। देखने का ये कैसा है कि याद रख लेंगे, जैसे बोलो। ठीक है, तो आई थिंक अमन कुमार एक ही बंदा है जिसको ये देखना है, पी इक्वल आई बाय सी। श्योर ना? एक ही है अमन कुमार ये। इसको पहले मैं बाद में सिखा देता हूँ 8:30 के बाद। एक ही बंदा है, बाकी लोग तो मतलब कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं सर जो करना है करो, सुबह सुबह का टाइम है। बोलेंगे सर सुबह सुबह को कौन फोटोन की डेरिवेशन देखेगा, है ना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं देखने को, अभी मैंने बोला तो अभी वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसका डेरिवेशन दिखा देता हूँ एक बार। हाउ प्रेशर इज गिवन बाय आई अपॉन सी, ठीक है। सी, लेट्स सी द डेरिवेशन ऑफ प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय फोटॉन्स, ठीक है। देखो, सपोज ये एक फोटोन है, लेट सपोज इट्स अ फोटोन, ठीक है। ऐसे जा रहा है, फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो सी स्पीड से जा रहा है। अब यूजुअली क्या होता है, फोटोन को मास नहीं होता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो फोटोन का पूरा मास है ना, वो एनर्जी में कन्वर्टेड है, ठीक है। लेकिन सपोज इसका मास एम मान लेते हैं, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली, ये पूरा जो मास एम है इसका, वो एनर्जी में कन्वर्टेड है। एम इसका मास मान लेते हैं। तो ये जो पूरा मास है, जो जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्टेड है। तो उससे कितनी एनर्जी बनती है? एम मास से इतनी एनर्जी बनती है, ई इक्वल एम सी स्क्वायर। जब एम मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी रिलीज फ्रॉम दैट एम मास विल बी एम सी स्क्वायर। इसकी एनर्जी फोटोन की हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो, एम सी इंटू सी। ये ना एम इंटू सी, ये मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है। मोमेंटम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ई अपॉन सी। तो फोटोन का जो मोमेंटम है ना, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ई अपॉन सी, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक सरफेस है जो लाइट को क्या करती है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करती है। लेट्स से इट्स अ कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मिरर होता है, मिरर मिरर भी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और देखो, यहाँ पे एक फोटोन तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली ज्यादा फोटॉन्स आएंगे। लेट अस सपोज, let's suppose that n photons are striking on the surface in the time of t। n photons कितने टाइम में आ रहे हैं? t टाइम में, और इस सरफेस को हिट कर रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये जो फोटॉन से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे ना, ठीक है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्ट होंगे ना, तो उनका मास मैं m ही ले लेता हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन से मास नहीं चेंज होगा, लेकिन स्पीड रिवर्स हो जाएगी। अब इनका जो वेलोसिटी था c, वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा। माइनस साइन जस्ट इंडिकेट डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान में रखो। तो एक बात बताओ, इसमें जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम, उसको मैं डीपी लिखता हूँ। डीपी म्हणजे, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका देखो, फाइनल मोमेंटम ये है माइनस एम सी, एम इंटू सी, और इनिशियल मोमेंटम कितना था? एम सी। तो ये देखो,
ये है चेंज इन मोमेंटम। देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कितना हो गया? -2 mc हो गया। ऐसा माना जाएगा कि ये चेंज इन मोमेंटम है। इसमें जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस चेंज इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस लिया था, वो वही इंडिकेट करता है चेंज इन मोमेंटम है। लेकिन आई थिंक इट्स अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वन फोटोन ना, एक फोटोन का है। यहाँ पे कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं? लेट्स से n फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो n फोटॉन्स का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? E होगा, इनटू n होगा। लेकिन ये n फोटॉन्स कितने टाइम में हिट कर रहे हैं? t सेकेंड्स में हिट कर रहे हैं। इसको t से भी अगर मैं डिवाइड कर दूं, देखो दोनों साइड में t से डिवाइड कर देता हूं, तो ये देखो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स पर सेकेंड। dp/dt क्या होता है यार? फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स मिलेगा? ये वो फोर्स है जो फोटोन के ऊपर लग रहा है फ्रॉम द सरफेस। फोटोन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है फ्रॉम द सरफेस, वो फोर्स है ये। कैसे मिला? बाय कैलकुलेटिंग चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके। ठीक है, ये हो गया -2। अभी देखो ये जो mc लिखा है, mc मतलब इट्स अ मोमेंटम ऑफ द वन फोटोन ना। mc तो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन है, जो कितना होता है? देखो E/c होता है, E/c। दिख रहा है? मोमेंटम को मैंने E/c लिख दिया, और ये n है और ये t है। ये फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज, ये E जो है इट्स एनर्जी ऑफ द वन फोटोन। n क्या हो गया? n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे इज इट टोटल एनर्जी ना, विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस इन द टाइम t। n इंटू E करके टोटल एनर्जी मिलेगा विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, डिवाइडेड बाय t c। अब ये देखो E/t, E is a total energy which is incident on the surface, t is a time on which it is incident। इज इट, ये क्या बन गया? इज इट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम हो गया ना ये। इट्स एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको पावर भी बोल सकते हैं, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है, इसको पावर लिख सकते हैं। कोई फिलहाल नीड नहीं है, लेकिन इट्स ओके क्योंकि अब दोनों साइड है ना, दोनों साइड हम लोग एरिया से डिवाइड करेंगे। एरिया किसकी एरिया है ये? इट्स एरिया ऑफ द सरफेस जिसके ऊपर ये फोटॉन्स गिर रहे हैं, एरिया ऑफ सरफेस। एक चीज आप बोल रहे हैं, ये 2 भी आएगा ना यहाँ पे। अब थोड़ा सोच के कोई मुझे आंसर देना, ये क्या होगा? देखो E टोटल डिवाइडेड बाय दिस T एंड डिवाइडेड बाय दिस A, ये पूरा क्या होगा? एनीबॉडी? E टोटल डिवाइडेड बाय T डिवाइडेड बाय A, इट्स इंटेंसिटी। इसको मैं I लिख देता हूँ, 2/c भी है देखो साथ में। और ये जो ना फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर। प्रेशर इज गिवन बाय 2I/c। नेगेटिव साइन फोर्स की वजह से आएगी। नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट की फोर्स अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन लगेगा फोटॉन्स पे। देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोटॉन्स विल बी 2I/c। ऐसे कर सकते हैं। जितना फोर्स फोटॉन पे लगेगा उतना ही फोर्स वॉल पे भी लगेगा। दोनों एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं ना, तो ये प्रेशर ऑन द वॉल है एक्चुअली, या प्रेशर ऑन द फोटॉन्स, दोनों मान सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जो सेकेंड लास्ट स्टेप है उसमें डिनोमिनेटर में c कैसे आया? मैंने ये देखो ये एमसी जो है ना, एमसी ये क्या है? मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। इधर मैंने समझाया था, देखो मोमेंटम को E/c लिख सकते हैं, इधर से है, हाँ सर। उससे E/c हो गया मोमेंटम। आई होप इट इज क्लियर, सबका क्लियर है? ये मैंने कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए करा दिया, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए तो और इजी होगा। कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग में ये रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं ना, फाइनल मोमेंटम 0 होगा फोटोन का। सो आई होप इट इज क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखो दोनों। आई होप आपने ये कल नोट किए हैं, नहीं किए तो कर लेना नोट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स मूव फर्दर।
ये आपका देखो इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, आपको मालूम होगा। ये जो सब मैंने लिखा है, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अलग अलग वेवलेंथ है इनकी। वायलेट ऐसी वेव, वायलेट से अगर स्टार्ट करें, विजिबल लाइट को देखें, वायलेट ऐसी वेवलेंथ होती है जो सबसे कम रहती है इन द विजिबल लाइट। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा कनेक्शन होता है, इनवर्स होते हैं। जैसे जैसे आप राइट की तरफ बढ़ोगे, एज यू मूव टुवर्ड्स राइट साइड, विबग्योर में आगे बढ़ो, तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। उस हिसाब से रेड इज अ कलर विच इज हैविंग अ हाईएस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल लाइट। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है। ये है, ठीक है। अब आपको ये मालूम है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना होता है, व्हेन यू वांट टू सी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट की फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट होनी चाहिए। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर होता है। फ्रीक्वेंसी कम करने पे, अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे चले गए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान होगा ये चीजों का। तो इसी की बेसिस पे ऊपर देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स विथ येलो लाइट, सब ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि येलो लाइट पे ऑकर हो रहा है, देन इट विल श्योरली ऑकर विथ ब्लू लाइट एज वेल, बट इट मे नॉट ऑकर, इट मे और मे नॉट ऑकर विथ अ रेड लाइट। देखो अगर येलो लाइट पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है येलो लाइट को यूज करके, तो वॉयलेट या ब्लू पे डेफिनेटली दिखेगा, डेफिनेटली 100% दिखेगा। येलो की आप राइट साइड जाएंगे, ऑरेंज या रेड लाइट के लिए हो सकता है वो ना दिखे, मे बी। ये पॉइंट समझता है स्टूडेंट की? एक बार एक्सप्लेन करूं मैं एज यू टेल, इज इट क्लियर दिस पॉइंट? कौन से कलर के लिए ऑकर होगा और कौन से कलर के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। सो आई एम श्योर इट इज क्लियर, क्योंकि सिंपल पॉइंट है। ओके, सो दिस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, एज स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट क्लियर है, ये छोटा सा सिंपल पॉइंट है, ठीक है। हाँ, तो ये नोट करके रख सकते हो, कुछ नोट करना है तो जल्दी कर लो, देन आई विल गो टू द अदर पॉइंट। अगर आपको ये स्पेक्ट्रम भी याद नहीं रहता है कि कौन ज्यादा वेवलेंथ है कौन कम है, तो स्पेक्ट्रम प्लीज नोट कर लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हाँ, सी दिस पॉइंट, अभी एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला आपको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू को हमने ऐसे लिखा, एच सी बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन। ये फेमस इक्वेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब इसमें लिखा है, सपोज टू मेक काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली डबल। कल मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है, ये बताया था कल। अब यहाँ पे कुछ अलग है, टू मेक द काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली डबल द वेवलेंथ मस्ट बी डिक्रीज्ड। देखो ये जो लैम्बडा ना, ये लैम्बडा को अगर आप डिक्रीज करोगे तभी ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बराबर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को एग्जैक्टली डबल करना है अगर, तो वेवलेंथ को एग्जैक्टली हाफ नहीं करना है, वेवलेंथ मस्ट बी डिक्रीज्ड टू लैम्बडा डैश। वेवलेंथ लैम्बडा को कम करके लैम्बडा डैश कर दिया, ये देखो लैम्बडा डैश। लेकिन ये लैम्बडा डैश लैम्बडा बाय 2 से एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए। दैट इज लैम्बडा मस्ट बी डिक्रीज्ड बट मस्ट रिमेन मोर देन 50% ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब के को डबल करना है ना आपको, काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है, डबल करने के लिए लैम्बडा को हाफ नहीं करना है, हाफ से अभी भी वो थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस पॉइंट को कैसे, मतलब हम लोग कैसे समझेंगे, हमको कैसे क्लिक होगा ये सब।
इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं स्टूडेंट। प्रूफ देने से पहले एक सिंपल, जैसे कल प्रूफ दिया था वो फ्रीक्वेंसी वाली पॉइंट का, इसका भी दे रहा हूं, लेकिन एक और तरीके से मैं इसको समझा देता हूं कल वाली पॉइंट से कनेक्ट करके। ये देखो, पहले तो आप एक चीज प्लीज समझो, लैम्बडा और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है लाइट के लिए। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो लैम्बडा कम होगा। इसमें ऐसा भी है कि फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल कर दोगे, इफ यू मेक फ्रीक्वेंसी डबल, लैम्बडा हाफ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को डबल से भी ज्यादा करोगे तो लैम्बडा हाफ से भी कम हो जाएगा। ये चीजें मेरे ध्यान में रखो। अब कल जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। कल मैंने ऐसे बताया था कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, ऐसे देखो, तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाता है, याद है? बिकम मोर देन डबल। ये मैंने कल कराया था, याद करो। फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाता है। ठीक है, इसमें से मैं भी रिजल्ट क्या निकाल सकता हूं कि अगर सपोज मुझे काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल करना है, मोर देन डबल, तो फ्रीक्वेंसी डबल करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मुझे काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल नहीं करना है, मुझे काइनेटिक एनर्जी को एग्जैक्टली डबल करना है, एग्जैक्टली डबल, तो फ्रीक्वेंसी को डबल नहीं करना होगा, फ्रीक्वेंसी डबल से थोड़ा कम होगा, स्लाइटली लेस देन डबल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। फिर ये समझता है? लेट्स से मुझे काइनेटिक एनर्जी को एग्जैक्टली डबल करना है, तो फ्रीक्वेंसी डबल नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी डबल से थोड़ा कम करना पड़ेगा, शुड बी स्लाइटली लेस देन डबल। अब एक बात बताओ, इधर मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो लैम्बडा हाफ हो जाएगा, लेकिन सोचो मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल नहीं किया, डबल से थोड़ा कम किया, तो लैम्बडा भी लैम्बडा बाय 2 नहीं होगा, लैम्बडा बाय 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। समझ रहा है? इसलिए लैम्बडा बाय 2 से ज्यादा होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें, सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर। यही है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको प्रूफ करने के और भी तरीके हैं। एक तरीका तो मैं ये यूज कर लेता हूँ, देखो कल वाला मेथड यूज करते हैं। देखो सपोज ये जो HC है ना, HC का वैल्यू सपोज 10 है, लैम्बडा का वैल्यू भी 10 है, तो जो ये है ये सपोज 0.2 है, एग्जाम्पल इट इज ओके। ये कितना आएगा? 10/10, 1 माइनस 0.2, 0.8, तो काइनेटिक एनर्जी 0.8 आ रही है। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है, आई वांट टू मेक इट डबल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लेनी पड़ेगी मुझे? 1.6 लेनी पड़ेगी डबल। ये देखो, यस, के कितनी लेनी पड़ेगी अभी? 1.6, डबल कर दिया। देखो मैंने, HC का वैल्यू 10 का 10 ही रहेगा, लैम्बडा मुझे मालूम नहीं है कितना लेना पड़ेगा, वर्क फंक्शन जो है वो 0.2 ही रहेगा, इधर जाएगा 1.6 प्लस 0.2, 1.8, 10 बाय लैम्बडा। लैम्बडा देखो कितना आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 1.8 बराबर। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो इट इज लाइक 5 डिवाइडेड बाय 0.9, इट इज लाइक 50/9। एनीबडी अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना 50/9 को, कुछ 5 पॉइंट समथिंग में आएगा वेवलेंथ, वेवलेंथ 5 पॉइंट में आएगा। देखो पहले वेवलेंथ 10 था, अभी वेवलेंथ 5 नहीं हो गया, 5 पॉइंट समथिंग है। इज इट स्टिल मोर देन हाफ ना? 10 से 5 नहीं हुआ है वेवलेंथ, 5 से थोड़ा ज्यादा है, अभी भी 5 पॉइंट समथिंग है, मतलब इट इज स्लाइटली मोर देन 2, मोर देन हाफ। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखो, इस चीज को समझा? सीरियस, यही पॉइंट देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। HC का वैल्यू मैंने 10 लिया है, लैम्बडा का वैल्यू 5 लिया है, तो देखो कितना आ रहा है, K 1 आ रहा है। अभी देखो K मैंने 2 ले लिया, ये देखो, तो ये 3.33 आ रहा है। तो लैम्बडा देखो इधर 5 था, 5 से 3.33 हो गया, मतलब मोर देन हाफ है अभी भी। ये नहीं, अब ये पॉइंट एक बार अच्छे से देख लो, इसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रूफ है पूरा, देख लो। अगर क्लियर नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन।
See this point. तो इसमें बोला कि सपोज हमने वेवलेंथ को डिक्रीज किया तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर वेवलेंथ को इंक्रीज किया तो वेलोसिटी फिर डिक्रीज होगी। सपोज वेवलेंथ को इंक्रीज किया x टाइम्स वेवलेंथ को इंक्रीज किया तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन वो रूट एक्स टाइम्स डिक्रीज नहीं होती है, रूट एक्स टाइम्स से भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसका प्रूफ यहां पे दिया हुआ है, ये थोड़ा समझो इसको। x को देखो मैंने 3/4 लेके किया है, कुछ नंबर लेके किया है x को, लेट्स से x 3/4 है, तो मतलब लैम्बडा को 3/4 ऑफ लैम्बडा कर दिया। ये एक एमसीक्यू में आता है, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है इसके ऊपर, बहुत बार आया है। x को 3/4 लिया, मतलब वेवलेंथ चेंजेस टू 3/4 ऑफ लैम्बडा। जब वेवलेंथ को 3/4 ऑफ लैम्बडा कर दिया, ये देखो, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ रही है, ये वाली। ये ऐसे जाना है, ऐसे। समझ में आ रहा है? वेवलेंथ को आपने कम किया ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, मतलब तो स्पीड, अगर वेवलेंथ को आपने x टाइम्स कम कर दिया, x टाइम्स कर दिया, तो वेलोसिटी x टाइम्स नहीं बढ़ती है, रूट x टाइम्स उससे भी ज्यादा हो जाती है, ऐसा कुछ है। देखो, अगर किसी को लग रहा है नहीं सर ये एग्जाम्पल यहां से नहीं समझ रहा है, तो डोंट वरी, मैं आपको फिर अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना, उसको हमने ऐसा कर दिया। एक्चुअली आप ध्यान से देखो तो वेवलेंथ रिड्यूस हुआ है, इट्स अ डिक्रीज इन द वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो हमको ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सपोज वो देखना है, ठीक है। न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी और न्यू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो देखना है। तो सिंपल तरीका है, अब ये फॉर्मूला यूज करो, k इक्वल्स टू hc/लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। ये सोचो पूरा का पूरा जो लिखा है ना मैंने, ये इनिशियल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल लैम्बडा, इसको 1 देने का। अब वेवलेंथ चेंज हो गया सपोज, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गया, तो जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी है, नई वाली, उसको मैं ऐसे लिखूंगा k डैश hc, लैम्बडा न्यू वाला लिखेंगे ना, लैम्बडा न्यू वाला कितना है, 3λ/4 है, ये देखो 3λ डिवाइड बाय 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। ये देखो, ये न्यू काइनेटिक एनर्जी और ये ओल्ड वाली काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, के डैश माइनस के ई, लिखना है तो मेरे साथ लिखते जाओ आप लोग भी, के डैश माइनस के ई। जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन पे, क्योंकि वो सेम है दोनों में। इट इज लाइक 4/3 ऑफ hc/λ, 4/3 ऑफ hc/λ माइनस 1 ऑफ hc/λ, बराबर। तो ये ऐसा होगा 4/3 माइनस 1 hc/λ, ये आएगा।
4/3 माइनस 1 कितना होगा? 1/3 होगा, इतना आएगा, के डैश माइनस के ई। पहले यहां तक देख लो, बराबर है? हाँ, अब देखो, के डैश माइनस के ई, ये ना 1/3 है। 1/3 के बाद क्या है? एच सी बाय लैम्बडा ना ये एच सी बाय लैम्बडा को भी मैं क्या करूं, देखो यहां से एच सी बाय लैम्बडा को लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्बडा को मैं लिख सकता हूं के ई प्लस वर्क फंक्शन, के ई प्लस वर्क फंक्शन इक्वल एच सी बाय लैम्बडा। एच सी बाय लैम्बडा को ये लिखेंगे, के ई प्लस वर्क फंक्शन। ये देखो, ये के ई डैश माइनस के, ये देखो 1/3 ऑफ के प्लस 5/3। अब ये इधर आएगा, जैसे ना काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 4/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस 5/3 इक्वल टू के डैश। देखो ये दिख रहा है क्लियरली कि के डैश जो है इट्स अ सम ऑफ दीज टू नंबर्स ना। तो मतलब के डैश जो है वो दो नंबर्स का सम है, जो सम होता है वो दोनों से बड़ा होगा ना। काइनेटिक एनर्जी डैश शुड बी ग्रेटर देन 4/3 ऑफ के ना, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम वी स्क्वायर करके लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इधर आएगा वी डैश स्क्वायर ग्रेटर देन 4/3 वी स्क्वायर। हाफ एम कट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, तो वी डैश मतलब न्यू वेलोसिटी विल बी रूट ऑफ 4/3 टाइम्स। देखो तो आपने यहाँ पे वेवलेंथ को 3/4 रिड्यूस किया था, ये 3/4 किया था ना, इधर 4/3 आ रहा है, मतलब उसका उल्टा। दिस इज अ वे यू कैन इवन प्रूव इट इन एग्जाम, एग्जाम में आ गया तो भी आप ये प्रूफ कर सकते हो। देखो क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। सो ये आपका हो गया फोटोवोल्टिक इफेक्ट की पॉइंट, ठीक है। बस फोटोवोल्टिक इफेक्ट अभी ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ रहा है, ठीक है। उसमें एक लास्ट पॉइंट ये बचती है, देखो एक बार ये रीड कर लो। इफ देयर आर टू सोर्सेस ऑफ लाइट, दो अलग अलग लाइट के सोर्सेस हैं, हैविंग सेम आउटपुट पावर, सोर्सेस का पावर सेम है। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय द सोर्सेस पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड या वर्क डन पर सेकेंड, वो पावर होता है। देन दे एमिट एंड दे एमिट द लाइट ऑफ रेड एंड वॉयलेट कलर्स, तो एक रेड कलर की लाइट एमिट करा, एक वॉयलेट कलर की। देन नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर एमिटेड पर सेकेंड इज मोर फॉर रेड लाइट सोर्स। स्टूडेंट ये जो पॉइंट लिखी हुई है, आप इसको खुद प्रूफ करने की कोशिश करो, यू प्लीज ट्राई टू प्रूव इट। ये प्रूफ करेंगे तो आपको समझेगा ये कैसे होता है। यू ट्राई टू प्रूव इट फॉर 2 मिनट्स, अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं प्रूफ करके देता हूँ, डोंट वरी, ट्राई टू प्रूव दिस पॉइंट। या ट्राई टू प्रूव दिस पॉइंट। या आई होप यू आर ट्राइंग।
या समझा ये पॉइंट कि मैं एक्सप्लेन करूं? एज यू टेल मी, शुड आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट और ये समझ गया? जैसे बोलो जल्दी। ठीक है, अमन कुमार का तो हो गया। आकांक्षा ऑल्सो डन विथ इट। ठीक है, ओके। अच्छा, सौरभ रजक को एक्सप्लेन करना है, उसको नहीं आ रहा है। आकांक्षा ने फिर यू टर्न ले लिया, अभी बोली सर आप बता दो। यू टर्न क्यों लेती है बार बार? ये क्यों यू टर्न लिया? अभी बोला था सर हो गया। नहीं सर, यस सर आपने बोला था ना, यस सर आप बता दो बोलने वाली थी, फिर सर ये हैंग हो गया। अच्छा अच्छा ओके ओके। देखो सिंपल है, पहले देखो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले मैं आपको डेरिवेशन मतलब मैथमेटिकली नहीं कर रहा हूँ, फिजिकली इसका मीनिंग बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। पहले फिजिकल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। देखो सपोज ये दो लाइट के सोर्सेस हैं, ये जो है वो रेड लाइट एमिट करता है और ये ब्लू लाइट। तो देखो मतलब इसमें से रेड लाइट के फोटॉन्स निकलेंगे, इसमें से ब्लू लाइट के फोटॉन्स निकलेंगे। आपको याद होगा वॉयलेट जो ब्लू होता है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कंपेयर टू रेड। ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो अगर ये जो ब्लू लाइट है ना, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इसके जो फोटॉन्स है ना वो ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स होंगे। दीज फोटॉन्स विल बी मोर एनर्जेटिक। मतलब एक एक फोटॉन में ज्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि आपको याद होगा एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज गिवन बाय एच इनटू न्यू। जिसका न्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो किसके फोटॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक निकलेंगे? ब्लू के। ठीक है, अब देखो इन दोनों बल्ब्स का पावर सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना कि पावर सेम है दोनों का। पावर सेम है मतलब एनर्जी आउटपुट सेम है। जितना एनर्जी एक सेकंड में रेड एमिट करेगा, उतना ही एनर्जी एक सेकंड में ब्लू एमिट करेगा। दोनों का एनर्जी आउटपुट सेम होना चाहिए क्योंकि पावर सेम है, तो दोनों एक ही एनर्जी एमिट करने चाहिए। अब क्योंकि ब्लू के देखो फोटॉन्स है ना ज्यादा एनर्जी वाले हैं, ब्लू के फोटॉन्स ज्यादा एनर्जी वाले हैं, तो क्योंकि इसके एक एक फोटॉन ज्यादा एनर्जी वाला है तो इसको कम नंबर ऑफ फोटॉन्स देना पड़ेगा। रेड बेचारा जो है ना, रेड के जो फोटॉन्स है ना उसमें एनर्जी नहीं है ज्यादा, तो क्योंकि रेड की एनर्जी कम है, एक एक फोटोन में एनर्जी कम है, तो उसको ज्यादा फोटॉन्स देने पड़ेंगे ना टू मेक सेम एनर्जी फ्रॉम बोथ बल्ब्स। समझ रहा है क्या? यस सर। यस सर। जैसे इसका अगर मैं एक एनालॉगस एग्जांपल दूं, एक सिमिलर एग्जांपल दूं, तो मैं अगर बोलूं कि दो ऐसे लोग हैं, दो लोग हैं जिन दोनों लोगों को मैंने बोला कि आप प्लीज 1,000 रुपया निकालो, प्लीज गिव मी 1,000 रुपीज। दोनों को 1,000 रुपया निकालना है, लेकिन एक आदमी है ना उसके पास 100 के नोट्स हैं, 100 के नोट ही है उसके पास। दूसरे आदमी के पास 10-10 रुपए के नोट है। ठीक है, तो जिसके पास 100 नोट है ना, 100 रुपए के नोट है, वो खाली 10 नोट निकाल के दे देगा मुझे, उसको खाली 10 फोटोन 10 नोट देने पड़ेंगे। लेकिन जिसके पास 10-10 रुपए के नोट है, उस बेचारे को 100 नोट्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके 1,000 बनेगा। तो वही बात है, जिसके पास एनर्जी कम है फोटोन में उसको ज्यादा फोटॉन्स देने पड़ेंगे, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है फोटॉन्स में उसको कम नंबर ऑफ फोटॉन्स देने पड़ेंगे। समझा? तो इस हिसाब से किसको ज्यादा देना पड़ेगा फोटॉन्स? हु विल गिव मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स? रेड। रेड वाले 10 रुपया। समझा? इसी से समझ लो, एक तरीका तो ये है, दिस इज वन ऑफ द वेज। ठीक है, बट लेकिन अगर आपको लगता है मैथमेटिकली होना चाहिए कोई और ऐसा एग्जाम, मैथमेटिकली भी होता है। ये देखो, पावर ऑफ द रेड बल्ब इज इक्वल टू पावर ऑफ द ब्लू बल्ब, ये पावर लिखा है। अब पावर होता क्या है? एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी रिलीज्ड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कैंसिल कर दो, जितने टाइम में ये एनर्जी एमिट करेगा उतने टाइम में इसने ये एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। अब एनर्जी इन द वन फोटोन इज दिस मच, इट्स एनर्जी इन द वन फोटोन। नंबर ऑफ फोटॉन्स इतना है, ये एनर्जी इन द वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऐसे ऐसे कैंसिल, ये लैम्बडा फॉर रेड आएगा, ये लैम्बडा फॉर ब्लू आएगा। ठीक है,
तो n1 अपॉन n2 इक्वल लैम्बडा r डिवाइडेड बाय लैम्बडा ब्लू। लैम्बडा रेड का ज्यादा होता है, याद करो, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर, क्योंकि लैम्बडा r ज्यादा होता है, मतलब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। n1 अपॉन n2 भी ग्रेटर देन 1 हो गया, n1 ग्रेटर देन n2 हो गया। n1 किसके नंबर ऑफ फोटॉन्स है? रेड के। रेड ज्यादा फोटोन एमिट करेगा कंपेयर टू ब्लू, ये मैथमेटिकली हो गया। समझा? ओके, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो, कुछ भी ऐसा एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है, आपको आना चाहिए थोड़ा दिमाग लगाने के लिए। ठीक है, हाँ, तो एक्चुअली में जो मुझे पॉइंट डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हो चुकी है। ठीक है, दिस पॉइंट्स यू कीप इट इन माइंड रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, बिफोर आई गो फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक है वही है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, ये देखो। बिफोर आई गो टू डी ब्रॉगली, अगर आपका एसी सर्किट्स ईएमआई में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऑब्वियसली यार आपने ट्राई किए होंगे तो डाउट्स निकलेंगे, वो तो अभी आपके ऊपर है। सबसे अच्छा होता है ट्राई नहीं करने का, ट्राई नहीं करोगे तो टेंशन ही नहीं होता है, खत्म। हेलो सर। हाँ सर बोलो। बोलूं मैं क्वेश्चन? हाँ बोलो। Sir, an LCR series circuit with resistance 100 ohms is connected to a 200 volt 50 hertz AC source. एक मिनट, रेजिस्टेंस 100 ohms is connected with a 200 volt AC in 50 hertz. Yeah, 50 hertz. ठीक है, आगे बढ़ो। Series LCR. When only the capacitance is removed, the voltage leads the current by 60 degree. करवाया था रे, करवाया था। फिर इंडक्टेंस इज रिमूव्ड अगेन इट इज लीडिंग बाय 60 डिग्री, ऐसा ना कुछ? हाँ सर। ये करवाया था स्टूडेंट। एल को रिमूव किया 60 डिग्री आगे, फिर सी को रिमूव किया 60 डिग्री आगे है वो। क्या फाइंड क्या करना है इसमें? सर करंट 2 एम्पियर। आंसर 2 एम्पियर होगा। एक बात बताओ, ये करवाया है मैंने लास्ट के लेक्चर्स में, करवाया है। सर इसमें फेजर डायग्राम कैसे बनाने का? जरूरत ही नहीं है उसका। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आप कर लेना। देखो सपोज सी को रिमूव किया आपने, पहले आपने बोला सी को रिमूव किया है, सी को रिमूव किया तो फिर ये एलआर सर्किट बन जाएगा ना, खाली एल और आर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉस फाई की फॉर्मूला होती है आर बाय जेड। जेड को आप ऐसे लिखोगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि सी को रिमूव कर दिया तो खाली एक्सएल ही बचेगा ना इधर। और ये फाई एंगल कितना बोला आपने, 60 बोला, तो ये जाएगी कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, ऐसे आएगा। इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, एक्सेल आपको इतना मिलेगा। तो ये कब हुआ, जब कैपेसिटर रिमूव किया। अब सपोज इसकी जगह मैंने बोला नहीं, कैपेसिटर रिमूव नहीं किया, एल रिमूव किया है। अगर आपने एल रिमूव किया ना तो ये फॉर्मूला में इधर एक्स एल की जगह एक्स सी हो जाएगा। फिर तो एल रिमूव किया तो कौन सा सर्किट बन जाएगा, सी आर सर्किट बन जाएगा, सी आएगा। लेकिन जब आपने एल को रिमूव किया है, मतलब ये इट बिकम आर इंटू सी सर्किट, आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। उसमें भी आपने बोला कि एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री का ही एंगल है, मतलब कॉस ऑफ फाई जो है कॉस ऑफ 60 रहेगा। ये आगे वाला सेम सिचुएशन होने वाला है। एक्स सी भी आपका इतना आएगा √3r। एल को रिमूव किया तो जो आर्ग्यूमेंट हुआ वैसे ही आर्ग्यूमेंट है जब सी को रिमूव किया, दोनों के लिए सेम आर्ग्यूमेंट आएगी, ये आएगा। इसका मतलब है एक्सएल और एक्ससी इक्वल है, दोनों दोनों कितने हैं, √3r है, मतलब ये रेजोनेंस का केस है। ठीक है, रेजोनेंस है, एक्सएल एक्ससी इक्वल है ना, तो ये रेजोनेंस है। ड्यूरिंग रेजोनेंस आपको याद होगा जेड मिनिमम हो जाता है, जेड बिकम दिस मच आर। एक्चुअली में भी सोचो एल और सी रिमूव नहीं किया, तीनों लगे हुए हैं, ऑल 3 आर कनेक्टेड। जो तीनों लगे हुए हैं तब देखो एक्सएल और एक्ससी इक्वल आ रहे हैं। इट्स अ केस ऑफ रेजोनेंस। ड्यूरिंग रेजोनेंस जेड बिकम मिनिमम, करंट बिकम मैक्सिमम, याद करो जेड मिनिमम हो जाता है।
और वो किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल होता है। करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला E बाय Z, ठीक है। E बाय Z की जगह R लिखेंगे, E बाय R। E आपका 200 है, R आपका 100 है, कट हो गया, 2 एम्पियर आ गया, देखो समझा? क्लियर? ठीक है, ये मैंने क्लास में करवा चुका हूं मैं, ओके। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना भी वो नहीं बनने का, मैंने सॉरी वगैरह नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन करवाया पहले, ओके। चलो, हाँ, और किसी को कोई डाउट है क्या एसी सर्किट्स में? आज प्लीज क्लियर करो अगर कुछ डाउट्स हैं तो। यस सर। हाँ, ठीक है। जो स्टूडेंट को डाउट्स नहीं है, लिसन, जिनको डाउट नहीं है प्लीज आप भी देख लो, क्योंकि अगर किसी और बच्चे को डाउट आ रहा है तो आपका भी आगे चल के ये हो सकता है कि आपको भी डाउट आए। प्लीज एटलीस्ट डाउट्स देख लो और सुनो इस क्वेश्चन ध्यान से। हाँ बोलो आकांक्षा। A capacitor and an inductance coil are connected in a separate AC circuit. एक सेकेंड, ये कैपेसिटेंस है देखो, और एक कॉइल बोला, कॉइल मतलब ऐसा हो गया, इंडक्टर ही हो गया वो, दोनों को सेपरेट एसी सर्किट्स कनेक्ट किए, ये देखो ऐसे। Yes. हाँ फिर, With a bulb glowing in both the circuits. हाँ इधर देखो एक बल्ब लगा दिया, ये देखो बल्ब, इधर भी बल्ब लगा दिया। हाँ ठीक है। The bulb glows more brightly when option A, an iron rod is introduced into the inductance coil. Option B, the number of turns in the inductance coil is increased. Option C, separation between the plates of the capacitor is increased. Option D, a dielectric is introduced into the gap between the plates of the capacitor. ठीक है, फिर हमको ये फाइंड करना है कि ये बल्ब की जो ग्लो है, दोनों में से जो भी बल्ब है, कोई भी एक बल्ब ले लो, बल्ब की ग्लो कभी बढ़ सकती है, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी पहले कैपेसिटर से चालू करता हूँ, फिर मैं इंडक्टर पे आता हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू दिस सर्किट, रेजिस्टेंस XC होती है, याद है, X into C, वो होती है 1/ωc। पहले कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। XC इज गिवन बाय 1/ωc, ओमेगा को छोड़ दो, C याद है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की एक फॉर्मूला होती है, याद करो आपको, एप्सिलॉन 0 A/D, ऐसा कुछ फॉर्मूला था शायद, याद है। और अगर कोई डायलेक्ट्रिक डाल दिया, इफ यू पुट एनी डायलेक्ट्रिक, तो इधर K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, इट बिकम एप्सिलॉन 0 KA/D हो जाता है। अगर आपने डायलेक्ट्रिक डाल दिया तो K भी आ जाता है। फिलहाल पहले एक काम करते हैं, C को फिलहाल पहले एप्सिलॉन 0 A/D लिखते हैं, C है ना, उसको देखो मैंने ऐसे लिखा, एप्सिलॉन 0 A/D, D ऊपर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर सपोज डायलेक्ट्रिक भी डाल दिया, डायलेक्ट्रिक डाला तो फिर ये एप्सिलॉन 0 KA/D हो जाएगा, K इधर आ जाएगा। हाँ, अब आकांक्षा थर्ड ऑप्शन वापस पढ़ो, थर्ड ऑप्शन। Separation between the plates of the capacitor is increased. हाँ, देखो ये जो D दिख रहा है, D इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब थर्ड ऑप्शन में ये बोला गया है कि इस D को अगर इंक्रीज करेंगे तो बल्ब ग्लो बढ़ेगा क्या? एक बात, अगर ये D देखो इधर आ गया, ये देखो ये वाला D है ना, ऊपर आ जाएगा ना, अगर D को इंक्रीज करेंगे, सपोज D को इंक्रीज किया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को इंक्रीज किया, तो XC इंक्रीज हो जाएगा। अगर XC बढ़ गया मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट सर्किट में कम फ्लो होने लगेगा ना, तो फिर तो ग्लो कम हो जाना चाहिए एक्चुअली, तो थर्ड ऑप्शन राइट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वापस पढ़ो आकांक्षा, फोर्थ। A dielectric is introduced into the gap between the plates of the capacitor. देखो ये कैपेसिटर है ना, इसके बीच में ऐसे डायलेक्ट्रिक डाल दिया कि, तो जब आपने डायलेक्ट्रिक नहीं डाला था, when you did not put, तब कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन 0 A/D था। डायलेक्ट्रिक डालने के बाद वो K टाइम्स बढ़ जाता है, इट बिकम K टाइम्स एप्सिलॉन 0 A/D, तो K टाइम्स बढ़ता है वो, याद करो। तो ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, K आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो क्योंकि देखो ये कैपेसिटेंस जो है ना वो K टाइम्स बढ़ गया, मतलब अगर ये बढ़ गया तो XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। XC कम हो गया तो ग्लो बढ़ेगा ना सर्किट का, बल्ब का ग्लो बढ़ेगा। तो एक्चुअली में आंसर फोर्थ ऑप्शन है। Yes, sir.
हाँ, समझा सबने? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? k टाइम्स इट विल इंक्रीज। और ये k टाइम्स बढ़ गया तो xc विल डिक्रीज k टाइम्स। xc डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस सर्किट का डिक्रीज हो गया, करंट बढ़ेगा और ग्लो बढ़ेगा फिर। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी, मैंने बता दिया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट टू ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है वो भी बता देता हूं। देखो, फर्स्ट टू ऑप्शंस इस इंडक्टर के ऊपर है। अभी जो इंडक्टर है, इंडक्टर बोलो या इसको कॉइल बोलो, जो बोलना है बोल सकते हैं। इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो एक्सएल होती है, याद करो एक्सएल। एक्सएल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ओमेगा इनटू एल। ओमेगा को छोड़ दो, एल याद है क्या है? एल इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, याद है? एल सेल्फ इंडक्शन है। एल की एक फॉर्मूला होती है ये वाली, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, नहीं डिवाइड बाय एल है, सॉरी, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय, ये कराया था जब मैंने सेल्फ इंडक्शन कराया होगा ना, तब करवाया होगा। L depends on the geometry of the coil. L number of turns, area, इन सब पे डिपेंड करता है, याद है? ये है। अब देखो आकांक्षा, सेकंड ऑप्शन पढ़ो एक बार, सेकंड ऑप्शन। The number of turns in the inductance coil is increased. नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया, ये देखो ये n दिख रहा है, ये n को इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा L इंक्रीज होगा ना, और L इंक्रीज होगा तो मतलब XL इंक्रीज हो जाएगा, XL बढ़ जाएगा। एक्सएल एक रेजिस्टेंस है अल्टीमेटली, अगर एक्सएल बढ़ेगा, सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो ग्लो कम हो जाएगा, करंट कम फ्लो होगा सर्किट में। अच्छा, अभी लास्ट फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो। An iron rod is introduced into the inductance coil. हाँ, ये देखो, ये अगर इंडक्टर कॉइल है ना, इसमें जब तुम करंट पास करोगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आप अज्यूम करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस कॉइल के अंदर एयर है, अल्टीमेटली इस कॉइल के अंदर एयर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एयर में बन रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड एयर में बनती है तब ये म्यू जीरो का टर्म आता है, ये म्यू जीरो। लेकिन सोचो अगर अंदर इस आयरन के अंदर मैंने आयरन का रॉड डाल दिया, इस सोलेनोइड के अंदर ऐसे अंदर रॉड डाल दिया, ये देखो, ये दिख रहा है क्या बना रहा हूं? ये आयरन की रॉड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में से पास होगी? आयरन की रॉड में से पास होगी ना। तो ये जो म्यू जीरो है ना, it will be replaced by mu zero into mu r। मीडियम चेंज हो गया ना तो म्यू जीरो चेंज हो जाएगा, परमिएबिलिटी वही नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम ही चेंज हो गया। म्यू जीरो अलग हो जाएगा, म्यू जीरो बढ़ जाएगा। इनफैक्ट मैग्नेटिज्म चैप्टर में है आपको, परमिएबिलिटी ऑफ आयरन इज वेरी हाई। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो आयरन डालने से मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्लक्स बढ़ जाएंगे, एवरीथिंग विल इंक्रीज अल्टीमेटली, म्यू जीरो बढ़ेगा अल्टीमेटली। उससे भी क्या होगा, ये एक्सेल बढ़ जाएगा, फिर एक्सेल बढ़ने से ग्लो कम हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है एकदम, ठीक है? Yes, sir. Thank you. या किसी को एसी में कुछ और डाउट्स है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, वी कैन गो विद अ डी ब्रॉगली, डोंट वरी। हेलो सर, एक है, बोलो। द पावर फैक्टर ऑफ CR करंट इज 1/√2। एक मिनट, सीआर करंट नहीं होगा, सीआर सर्किट होगा। हाँ, सर्किट। हाँ पावर फैक्टर कितना बोला आपने? 1/√2। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, पावर फैक्टर मतलब इसको बोलते हैं कॉस ऑफ फाई को, ये 1/√2 है, लेकिन सर्किट में बोला है कि आर और सी है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर है। आरसी सर्किट का पावर फैक्टर कॉस फाई 1/√2 है। आगे बढ़ो। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सिग्नल इज हेल्ड, then the power factor of circuit becomes। एक मिनट, फ्रीक्वेंसी क्या बोला आपने? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट हेल्ड लिखा है, HALVED। हाफ्ड, ओके, हाफ कर दिया, मतलब आधा कर दिया फ्रीक्वेंसी को। स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, हाफ्ड मतलब फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, तो व्हाट हैपेंस टू द पावर फैक्टर? बस इतना ही है क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ता है तभी आंसर निकलने बेटा, ठीक है? अब देखो सबको मैं बता देता हूँ, मैंने पीछे देखा था तो भी कुछ समझ में नहीं आया हो। हाँ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, मैं बता देता हूँ, एक मिनट देखने दो। ये देखो स्टूडेंट, सब लोग ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी को हाफ किया है, उसके बाद पूछा है कि जब फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया तो हाउ मच विल बी पावर फैक्टर। ठीक है, ये देखो, सपोज स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी एफ है, यहाँ पे लिखा है मैंने,
और बाद में इसको हम लोग हाफ करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी एफ है तब मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ दैट cos phi इज 1/√2 ना। cos phi को ऐसा लिख देंगे, याद है आपको? cos phi को r/z लिखा जाता है, r/z। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, z मस्ट बी इक्वल टू √2r। z को ऐसे लिखो √r² प्लस xc²। ये देखो, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करो दोनों साइड से, r² प्लस xc² इक्वल टू 2r²। इधर पास करो, xc² विल बी इक्वल टू r² आएगा, xc इज इक्वल टू r आएगा, ठीक है। तो r किसके इक्वल है? xc के इक्वल है। xc का आपको याद होगा 1/ωc लिखा जाता है। तो बस ऐसा थोड़ा याद रखो कि r की वैल्यू किसके इक्वल है? 1/ωc के इक्वल है इन द बिगिनिंग, ठीक है, ये स्टार्टिंग में है, ठीक है। r किसके इक्वल है? 1/ωc के इक्वल है, ठीक है। अब सपोज मैंने फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, फ्रीक्वेंसी f/2 कर दिया, ये देखो। आपको ये समझता है क्या? अगर फ्रीक्वेंसी को आधा किया तो ओमेगा भी आधा हो जाएगा ना, मतलब ओमेगा जो है वो इतना हो जाएगा, ω/2 हो जाएगा। ये जो आप ओमेगा लिखते हो ना इधर, ये वाला ओमेगा को 2πf लिखा जाता है। अगर f को हाफ करोगे तो ओमेगा की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, बिकॉज रीजन वही है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। f को आधा करेंगे तो ओमेगा भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? मुझे पावर फैक्टर निकालना है, बराबर। तो मैं पावर फैक्टर फिर से निकालता हूं। क्या आता है पावर फैक्टर? r/z होता है, आर जेड। जेड को क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे √r² प्लस xc²। xc, ये अभी नया वाला xc लेंगे ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने चेंज किया है तो xc नया वाला लेना चाहिए। xc को क्या लिखेंगे? ये देखो 1/ωc लिखेंगे। ओमेगा कौन सा लेना चाहिए? नया वाला ओमेगा लेना चाहिए, बराबर। ठीक है, न्यू केस ले रहे हो तो नया वाला ओमेगा कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू इनिशियल ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ना। ओमेगा कितना हो गया? ω/2 हो गया, ऐसा लिखना चाहिए आपको, बराबर। तो आई थिंक ये 2 ऊपर चला जाएगा मेरे ख्याल से, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। इट विल बी r s हो जाएगा, समझ रहे? देखो मैंने ओमेगा कौन सा वाला लिया? नया वाला ओमेगा लिया, जो कितना है? ω/2 है, क्योंकि हाफ हो गया है। तो न्यू ओमेगा लिया, देखो मैंने ये ω/2, 2 ऊपर आ गया तो 4 होके बाहर चला गया। अब एक बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है 1/ωc, 1/ωc किसके इक्वल है? r के इक्वल है एक्चुअली, तो इसको r लिखेंगे तो इसे क्या हो जाएगा? ये 4r² हो जाएगा ना, ये शायद 4r² प्लस r², कितना हो गया डिनोमिनेटर में? 5r²। अब r कट हो जाएगा, मालूम है? रूट और स्क्वायर कट, r कट हो जाएगा, 1/√5 बचेगा खाली। ये मेरा पावर फैक्टर आ गया, देखो नया। क्या आंसर 1/√5 दिया? क्या दिया? हाँ वही है। हाँ यही है, मेथड यही है, देख लो, ठीक है। अब इसमें जिन स्टूडेंट को वो फीलिंग आ रही है कि सर हमें कैसे क्लिक होगा, ये करना है, इसके बाद ये स्टेप लेना है, ये वो, तो उसके, हाँ, इसका अगर मैं आंसर दे दूं तो आपको इसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी, तभी ये होता है। पहली चीज जो करनी पड़ेगी वो आपको है ना, पढ़ना पड़ेगा, थियरी समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा, पावर फैक्टर की फॉर्मूला ऐसे क्यों है, एक्सी क्या होता है, ओमेगा क्या है, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या है, सब मतलब थियरी पढ़नी पड़ेगी, समझ के पढ़नी पड़ेगी पहले तो। उसके बाद एक चीज और करनी पड़ेगी, थोड़े से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके ये आ जाता है सब। यही चीज बच्चे नहीं करते और उसके बाद नहीं समझता है चीज, तो थोड़ा ध्यान से पहले पढ़ लो थियरी और फिर थोड़ी प्रैक्टिस करो प्लीज। क्लियर सबको ये अभी पॉइंट? अच्छा क्वेश्चन था, आई होप इट्स क्लियर। और किसी को कुछ ऐसी में डाउट है क्या? सर एक छोटा सा डाउट था सर। ठीक है, आपने एक बार बोला था क्या कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों पावर कंज्यूम नहीं करते हैं हाँ फुल साइकिल में? हाँ हाँ। सर तो उस पे एक क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस आर ड्रॉ पावर P व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स
If an एक मिनट वापस inductance, पढ़ो sir, a resistance R draws power P when connected to an AC source. क्रॉस पावर If क्या बोल an रहे हो? क्रॉस पावर क्या बोला आपने? क्रॉस पावर, sir draws power, draw. रेजिस्टर ड्रॉ पावर, अच्छा Yes, sir. When connected to an AC source, if an inductance is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be. ऑप्शंस क्या है? Sir, options है P into P into R by Z the whole square, P under root R by Z, P into R upon Z, ठीक है, पी and और आर और जेड के टर्म्स में चाहिए ना, ठीक है yes sir. ठीक है, समझ गए Sir, और पी last आर वाला और जेड के टर्म्स में तुमको चाहिए ना, ठीक है स्टूडेंट। इसका एक डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ प्लीज। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे सब लोग देखो, सपोज ये सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एसी सर्किट में। जब सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, ये बोल रहा है पावर कंज्यूम जो है, द ट्रू पावर विच इज कंज्यूम्ड इज पी, ठीक है। अब पहले मैं इस पी की फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो आपको याद होगा पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस है ना खाली, उसके लिए फॉर्मूला एक्चुअली में ऐसे होती है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। कॉस फाई नहीं आता है, अगर आप डालोगे भी तो कोई फायदा नहीं है। सपोज आपको ये याद हो, कॉस फाई आर बाय जेड होता है। सर्किट में देखो खाली आर लगा हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो जेड और आर इक्वल होंगे ना, फिर जेड ही आर होगा, कट हो जाएगा, वन हो जाएगा ना ये। तो ये पावर की फॉर्मूला है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। एक मिनट देख लो पहले ये, इसमें ये देखो, ये ई आर एम एस, आई आर एम एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई आर एम एस डिवाइडेड बाय आर। करंट को हम लोग ई अपॉन आर लिख सकते हैं सर्किट में। ये पावर कंज्यूम की फॉर्मूला है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे आई को ई बाय आर क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं किया? बता दूं, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये रेजिस्टेंस पहले कनेक्टेड है, डेफिनेटली इसमें कुछ करंट जा रहा होगा। बाद में बोला है कि रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर भी कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर कनेक्ट कर दोगे तो ये करंट चेंज हो जाएगा कि वोल्टेज अप्लाइड ही चेंज हो जाएगा? क्या लगता है? अगर इसके साथ इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, साथ में इसके साथ एक और चीज कनेक्ट कर दी, तो सर्किट में कुछ और भी कनेक्ट कर दिया, तो करंट चेंज होगा कि अप्लाइड वोल्टेज है वही चेंज हो जाएगा? करंट चेंज होगा। वोल्टेज चेंज होगा बेटा, अप्लाइड वोल्टेज तो उतना ही रहेगा ना। तो मैंने क्या किया, जो चीज सेम की सेम रहेगी ना उस पर फोकस करना चाहिए। ई आर एम एस सेम का सेम रहेगा, मैंने उसके टर्म्स में लाने की कोशिश की है, क्योंकि यही ई आर एम एस आगे भी सेम रहेगा, ठीक है। तभी ऐसा दिमाग लगाना होता है। करंट को बदलेगा करंट, तो क्यों मैं उसको रखूं, हटा दो उसको। ये देखो पावर इनिशियली ये कंज्यूम हो रहा है, दिस इज इनिशियल पावर कंज्यूम्ड। अब रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर भी कनेक्ट कर दिया, ये देखो। तो जैसे आपने बताया इस सर्किट का है ना, रेजिस्टेंस तो पहले चेंज हो जाएगा। अभी इसका रेजिस्टेंस सिर्फ आर नहीं रहेगा, आर प्लस एक्सएल भी होगा ना उसमें, तो टोटल मिला के जो रेजिस्टेंस है उसको जेड लिखना है, जेड। अब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, जेड है। अब वो चाहेगा अभी बताओ कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। समझ, अभी जो ये पावर कंज्यूम कर रहा है वो ये है पी डैश, नया पावर ये पी डैश ले रहा है। अब पावर कैसे दिया जाएगा, इस फॉर्मूला से दिया जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, बराबर। ई आर एम एस को मैं वैसा का वैसे रखूंगा, आई आर एम एस को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ई आर एम एस डिवाइड बाय जेड, वही क्या है, आई आर एम एस को ई बाय जेड लिखा है। और कॉस फाई को क्या लिखूंगा मैं, आर बाय जेड। तो ये तो देखो, ये दिख रहा है ई आर एम एस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, यहां तक तो समझा होगा। हाँ, अब देखो ये जो है ना ई आर एम एस का स्क्वायर, इधर से बताओ ई आर एम एस के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, पी इंटू आर। ई आर एम एस का स्क्वायर है ना, इसको लिखोगे पी इंटू आर। हाँ, ई आर एम एस के स्क्वायर को लिखो पी इंटू आर, और साथ में ये भी है आर बाय जेड स्क्वायर भी है। देखो क्या आ गया, पी आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, ये है आंसर। देखो जिसने डाउट पूछा था ऑप्शन डी है शायद, ये आकांक्षा बोल रही है, यही है क्या आंसर? देखो सर ऑप्शन डी सेम पावर था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था सर इंडक्टर पावर नहीं लेता, इसलिए मुझे पी लगा था, सिर्फ पी आएगा। हाँ ठीक है, ये लेकिन आंसर है क्या ये फाइनली? हाँ सर यही है आंसर, करेक्ट।
देखो आप एकदम बराबर सोच रहे हो कि आप, मैं बताता हूँ आपका लॉजिक क्या है और क्या सही है। आप इसको, ये जो अमन कुमार है, इसको लगा कि सर इंडक्टर तो पावर कंज्यूम करता ही नहीं है, आपने बताया, और वो सही भी है, नहीं करता है वो कंज्यूम। तो ये बोला कि पावर तो सेम ही रहना चाहिए ना, पावर बदला क्यों, व्हाई इट इज चेंजिंग, यही डाउट है आपका मेनली। Yes, sir. उसका रीजन ये है, देखो मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो ये इंडक्टर है पावर कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन एक बात, इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि करंट को रेजिस्टेंस भी ऑफर नहीं करता है? करता है sir. उस रेजिस्टेंस को तुम एक्सेल बोलते हो, राइट, एक्सेल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो उससे क्या होगा, सर्किट में जो करंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि सर्किट में जो करंट है वो बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। सर्किट में जो करंट है, इस सर्किट में और इस सर्किट में, जब ऊपर वाले सर्किट से अब नीचे वाले सर्किट में आओगे तो करंट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, कि करंट उतना ही रहेगा, करंट कम होगा, ठीक है। अब करंट कम होगा तो पता है क्या होता है, करंट कम हुआ तो पावर कंजम्पशन भी कम हो जाता है, क्योंकि पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, याद होगा आपको शायद, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस ये होता है ना। तो सब रेजिस्टेंस पे ही फोकस करो, रेजिस्टेंस ही पावर कंज्यूम करेगी, ये होता है रेजिस्टेंस का पावर कंज्यूम, आई स्क्वायर आर। तो क्योंकि करंट ही सर्किट में कम हो गया है, इसलिए पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो रीजन ये, करंट कम होने से पावर कम हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज वो सेम रहना चाहिए था, ठीक है। तो इंडक्टर पावर तो कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन इंडक्टर के हेल्प से पावर कंजम्पशन कम हो जाता है सर्किट में, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ, चलो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद डी ब्रॉगली। ओके, अगर आपका कुछ और डाउट्स है तो लेके आओ बोले नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, विल कंटिन्यू डी ब्रॉगली नेक्स्ट टाइम। Yes, sir.